जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को टारगेट करके हम आपसे दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज का कोई आपसे रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई मुद्राएं अर्जित नहीं की जाएंगी। आपको ये सारी चीज़ें निःशुल्क में और फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स, ये विजन आईएएस का आप देखोगे टेस्ट नंबर 9 है और उसका लास्ट वह पार्ट नंबर 3 है। क्योंकि 2 पार्ट्स आपको मालूम होगा, मैंने ये टेस्ट लिया है, परंतु इस टेस्ट में थोड़ा सा एक तो मेरा अभी क्या हुआ था, सेकंड जब पार्ट्स में कर रहा था तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई थी स्पेशली, और फर्स्ट पार्ट में कालू ने थोड़ा दिक्कत कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट लेंगे, जो नेक्स्ट जो टेस्ट लेंगे हम, उसको हम 2 ही पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, उसको हम 2 आवर की 2 क्लास ले लेंगे तो 4 आवर में आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, जो पहली बार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है, और जो ऑलरेडी एजुकेशन बायर फैमिली के सदस्य हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, कड़वा है परंतु सत्य है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है और कड़वी ही दवाई ठीक करती है। लगातार ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। आज मैंने स्पेशली चेक किया सारा यूट्यूब को। ठीक है, अगर ऐसा ही रहेगा तो मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज फिर आपको कोई उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। उसका एक रीज़न है। देखिए, आप क्लास को देखते हैं, मॉक दर्शन बनकर देखते हैं, आपका कोई स्टूडेंट्स कमेंट्स नहीं आता है, कोई आंसर का आप जवाब नहीं देते, और जब आप जवाब नहीं दोगे, कोई आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं आएगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका तो आप जवाब दो। जिससे आपसे हम स्पेशली कह रहे हैं कि कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आवश्यक दें, तो वो तो दो। आप ये तो बताओ कि आपको क्लास अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। आपका लाइक तो बस पूछो ही मत, नहीं लाइक तो आपका ये नीचे चला जाता है, आपका तो कुछ नहीं जाता है स्टूडेंट्स। अरे देखिए, लाइक अगर आप स्टूडेंट्स कर दोगे तो क्या होगा उससे बच्चे, कि आपके लाइक से ये वीडियो दूर दराज तक पहुंच जाती है। जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते 10,000 रुपये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज लेंगे या फिर CIS की, तो उन तक भी थोड़ा सा ठीक है, आपके इतना तो कर्तव्य बनता है एजुकेशन परिवार के, इस फैमिली के मेंबर होने के नाते। तो इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, इसका PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ जिस भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है स्टडी से रिलेटेड या पर्सनल, उसका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, तो मुझसे बात करने के लिए आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर सारी चीज़ें, एक मैं अपना एक न्यू चैनल बनाऊंगा जिस पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं कल आपको मंडे में, या सोच रहा हूँ आज ही मैं आपको शाम को उस चैनल को बनाऊंगा। ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो मेरा पर्सनली होगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, आइए देखते हैं, टेस्ट के आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, ये विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 9 है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये कुछ जरूरी महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर मैंने आपसे चर्चा की, और रिवीजन कंटिन्यूअसली आप रिवीजन करते रहें। ये जो टेस्ट है प्यारे बच्चे, ये आपका पॉलिटी बेस है। किस पर आधारित है? पॉलिटी पर आधारित है। जो भारतीय आप देखोगे राज व्यवस्था है उस पर आधारित है। यहाँ पर एक आपको कॉलम दिख रहा है, इसमें आपका अनुक्रमांक भरना होता है। 1/3 आपका क्या होता है बच्चे, अगर आप गलत मार्क करते हैं तो आपका अंक काट लिया जाता है, तो ये भी आपको पता है। चलिए आज की क्लास के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन था 60 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा था? 60वां क्वेश्चन था। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर तो कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा, ये तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ। देखिए, क्वेश्चन था आपका 60 नंबर का, हाल ही में ज्ञान ज्योति पर्व स्मरणोत्सव समारोह निम्नलिखित में से किस अवसर पर मनाया गया? जो आपका ज्ञान ज्योति पर्व है, स्मरणोत्सव
समारोह जो है ये किसके ऊपर बनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 कुमार गर्दवर्धन की जन्म शताब्दी पर, बी श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पर, और सी महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर, और डी रामकृष्ण मठ का 25वां संस्करण। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, देखो पीटी 365 ये क्वेश्चन डायरेक्ट पीटी 365 से आया है। जो विजन है इसकी पीटी 365 है ना, मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आते हैं पीटी 365 से। पीटी 365 मैंने आपको हिस्ट्री की जो आर्ट एंड कल्चर वाली है, आर्ट एंड कल्चर वाली है, वो मैंने आपको एक ही क्लास में उपलब्ध करवा दी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगी पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा बच्चे, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर हिस्ट्री से मान लीजिए 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो लगभग 50% से 60% तक योगदान आपका आर्ट एंड कल्चर से। तो मैंने वहाँ पर आपको बेसिकली बताया कि कैसे उसको पढ़ना है, कैसी चीज़, और उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है, पूरी पीटी 365 एक साल का करंट अफेयर है बच्चे। आपको करंट अफेयर मुझे लगता है कि उसके सिवा कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महर्षि जो श्री आप देखोगे दयानंद सरस्वती जी, उनकी 200वीं जयंती पर इनको याद किया गया, क्योंकि 12 फरवरी 2024 को गुजरात के टंकारा महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर ज्ञान ज्योति पर्व स्मरणोत्सव समारोह में भाग लिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती की आपको बात बता दें, ये आर्य समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, किसके? आर्य समाज के संस्थापक हैं। और इनका जो जन्म हुआ था, आपको बता दें कि आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी इन्होंने, ये 1875 में की थी। ठीक है, और इन्होंने खासतौर पर धर्म सुधार के लिए, सामाजिक वैदिक सुधार के लिए 1876 में भारतीयों के लिए स्वराज का आह्वान करने का इन्होंने कहा था। तर्क सोच और मूर्ति पूजा एकेश्वरवाद को इन्होंने अस्वीकार, ठीक है, करने पर बल दिया था। वैदिक विचारधारा का पुनरुत्थान किया। बाल विवाह, बहुविवाह, जाति भेदभाव, ये सारी चीज़ें, मजबूरी विरोध आदि पर पुनर्विवाह, महिला को शिक्षा बढ़ावा देने के लिए सत्यार्थ प्रकाशन नामक भी इनकी पुस्तक एक रचना के रूप में जानी जाती है। तो ये आप देखोगे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है किसने कहा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदांस। नेक्स्ट, असमियत संवाद, असीमित जो आपका असमियत संघवाद की अवधारणा को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था की कौन सी विशेषता असमियत संघवाद की अवधारणा को उजागर करती है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन, बी केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, सी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण, डी संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर दें। इस यहाँ पर देख रहे हैं असमित संघवाद के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में खासतौर पर कुछ विशेष राज्यों को क्या है, कुछ जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनको कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे आप देखोगे संविधान का एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 371, और इसके कई क्लोज हैं। आर्टिकल 371 है, 371A है, 371B है, इसके कई हैं, सी डी इस तरीके से। नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में इसको रखा गया है क्योंकि राज्यों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है और प्रत्येक राज्य का आकार जनसंख्या पर विभिन्न अलग अलग। जैसे राज्यसभा में आप देख लो कि सीटें सबसे ज़्यादा किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की हैं सबसे ज़्यादा सीटें। कहाँ पर? राज्यसभा में। तो इसी तरीके से इनको कुछ विशेष प्रावधान यहाँ पर रखे गए हैं। अधिकांश विशेष प्रावधानों में उत्तर पूर्व के राज्य जैसे असम है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी जनसंख्या में देशज जो जनजाति आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, 371 में हालांकि ये प्रावधान कुछ हिस्सों का अलगाव, उग्रवाद रोकने में भी सक्षम आए हैं। ठीक है, सक्षम नहीं है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और सिक्किम जैसे कुछ अन्य राज्यों के लिए भी विशेष प्रावधान मौजूद है। तो अलग अलग राज्यों में इनको रखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62। भारतीय संविधान के भाग 4 मतलब कि डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। बहुत बार मैंने डीपीएसपी पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, इसका राइट आंसर आप बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछ लिए। तो देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। पहला स्टेटमेंट है आपका, डीपीएसपी भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल अनुदेशों से अभिप्रेरित किए गए थे। ठीक है,
दूसरे में कह रहे हैं डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य का अर्थ मूल अधिकारों के अंतर्गत इसके अर्थ की तुलना में संकीर्ण है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा संकीर्ण हो जाता है जबकि व्यापक आपको दिखता है। ठीक है। तीसरे में कह रहे हैं डीपीएसपी के तहत तो उल्लिखित प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते। ये बात सही है कि स्वतः लागू नहीं होते, बल्कि जो स्टेट है, स्टेट इन द सेंस की जो राज्य है, राज्य इन द सेंस की आपका जो भारत है, ठीक है, स्टेट, जब इंटरनेशनल आप रिलेशनशिप पढ़ते हो तो वहाँ पर स्टेट राज्य के रूप में जाना जाता है। तो पूछ रहे हैं कितने सही हैं, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे कितने सही हैं, केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। तो देखो बच्चे, आपको क्वेश्चन नंबर, आई होप की विजिबल हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 का आपको राइट आंसर कमेंट्स में देना है। इजी है। डीपीएसपी पर मैं कई बार आपसे चर्चा का बिंदु बना चुका हूँ। डीपीएसपी भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 4 में दिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिया है इनको, और आर्टिकल 36 से 51 तक इनके बारे में चर्चा है। इनको 3 भागों में खासकर बांटा जाता है, गांधीवादी, समाजवादी और वैदिक। ठीक है, तो इनको आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो बताइएगा समय रहते हुए इनमें अमेंडमेंट भी हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक राजनीतिक न्याय की भी बात की जाती है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप कमेंट्स में मुझे देंगे, बताइएगा इसमें कितने आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 63 नंबर। इन्होंने पूछा है आपसे कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, मतलब कि आपका जो GCP है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला है कि इसे फ्यूचर अर्थ द्वारा तैयार किया जाता है। नंबर 2, यह वैश्विक स्तर पर सभी ग्रीन हाउस गैसों, मतलब कि GHG की निगरानी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, या फिर है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए, जो आपका ग्लोबल बजट कार्बन रिपोर्ट का एक उल्लेख करते हुए कहा गया कि जीवाश्म ईंधन के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को अब 2023 तक के सर्वोच्चम स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष की गणना में लगातार इसमें वृद्धि हुई है। पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो आपका ग्लोबल कार्बन जो प्रोजेक्ट है, ये अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान पर वैश्विक कार्बन चक्र को ट्रैक करने के लिए लाया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है, क्या है इसका उद्देश्य, कि यह फ्यूचर अर्थ को तैयार करेगा, विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम की अनुसंधान साझेदारी को आगे बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो ये बात एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि सभी ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करता है। नहीं महोदय, जो आपका GCP की रिपोर्ट के अगर देखें तो 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों को इसमें निगरानी के रूप में रखता है। एक है आपकी कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें, पहला है CO2, दूसरा है आपका मीथेन CH4, और एक आता है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पर रखे गए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, जो CO2 है, ये जीवाश्म ईंधनों के दहन से खासतौर पर ग्रीन हाउस गैस के रूप में इसको जाना जाता है। और मीथेन की बात कर लें तो आर्द्र भूमि, मानव जनित गतिविधियाँ, पशु, प्राकृतिक, ये यहाँ पर गैस रिसाव से उत्सर्जित होता है। वहीं नाइट्रस के ऑक्साइड की बात कर लें तो उर्वरक का प्रयोग करके औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें 3 की बात की गई है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस के ऑक्साइड। तो यहाँ पर पहला एकदम सही हो जाएगा, दूसरा इसमें गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है, मैं आपसे ये तो आशाएं करके चलता हूँ, उम्मीद करके कि इनका तो आंसर आप कमेंट्स में देंगे ही। ठीक है, यह है पक्के पांगा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी असम और डी मणिपुर। देखो बच्चे, ये जो पक्के पांगा जो हॉर्नबिल है, अगर आपको ये पता होगा कि हॉर्नबिल कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप इसका करेक्ट आंसर सॉरी, मेरे को लगता है गले में कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे। देखिए, तो ये जो यहाँ पर जो पांगा हॉर्नबिल महोत्सव है, अगर आपको पता होना चाहिए कि हॉर्नबिल कहाँ पर आपको मिलता है, तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पहली बार 2015 में इसको बनाया गया था, और 2024 के लिए उत्सव की थीम थी गोमुट
डोमुटोंग और डोमुटोंग, मतलब कि पंगाहम डोमुटोंग, नीसी भाषा में इसको हमारे हॉर्नबिल को बने रहने दो, इसकी ये यहाँ पर रिपोर्ट रखी गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आप देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, चार्टर अधिनियम 1813। देखिए, जब चार्टर अधिनियम 1813 लाया गया तो इसके 3-4 प्रोविज़न आपको पता है। पहला प्रोविज़न है कि इसके माध्यम से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, EIC थी, इसने क्या था, चाय का प्लस चीन का, इसके साथ क्या था, इसके जो व्यापार था वो बना रहा था। ठीक है, उन सब के अलावा इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए भारत में खोले थे, देने का स्टार्ट किया गया, और इसने भारत को अन्य व्यापारियों के लिए भी खोल दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो कई चीज़ें इसमें देखने के लिए आपको मिलेंगी, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि सही नहीं पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखिए सही नहीं है। ठीक है, पहला है, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। दूसरे बी में कह रहे हैं कि इसने लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी। सी, इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया। डी, इसने भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में निवासियों के बीच पश्चिम शिक्षा के प्रसार का प्रावधान किया। अब देखो, इसने एजुकेशन में भी मैंने आपको बताया कि इसमें एजुकेशन के लिए क्या किया था, 1 लाख रुपए का प्रोविजन इसने किया था। भारत में शिक्षा के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को, बिल्कुल यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फिलोसफर आ रहे थे, सोशलिस्ट आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग आ रहे थे। इन सब के अलावा जो चाय का चीन का व्यापार था वो भी आपने देखने के लिए मिला कि वो भी कहीं ना कहीं रहा। अब देखिए, यहाँ पर सही नहीं पूछा है, इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार भी दिया। अब जरा यहाँ पर समझना आपको कि पहला स्टेटमेंट जरा देखो, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। नहीं महोदय, एकाधिकार को तो समाप्त करा, लेकिन इनका चाय पर और प्लस चीन पर एकाधिकार बना रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि पूछा है गलत। ठीक है, तो सही नहीं है, इसमें ए जो है ये आपका गलत डेफिनेशन करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 66 नंबर है, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव प्राय सुर्खियों में रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन राज्यों में वर्तमान लोकसभा चुनावों के एक साथ विधानसभा चुनावों का आयोजन किया गया है। अभी क्या हुआ है, लोकसभा के साथ कई ऐसी विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ देखने के लिए आपको मिला है। तो उसमें कौन कौन से, ऑप्शन नंबर ए पहले में देख रखा है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, केवल 1 और 2। बी 1, 3 और 4। सी 2, 3 और 4। डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। यहाँ पर 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात की जा रही है। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात करी। देखो, 1 नेशन 1 इलेक्शन को मैंने कई बार आपको समझाया है, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। 1 नेशन और 1 इलेक्शन, ठीक है, इसकी बात हो रही है ONOE की। देखो, 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब है कि एक ही व्यक्ति एक फेरे में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ निपटा दे। ठीक है, ये इसका है मूलभूत उद्देश्य, ये है। अब ऐसा नहीं है एक दिन में होगा, नहीं, वो डेट वाइज होंगे, लेकिन एक साथ आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवा दीजिएगा। इससे पहले कई बार आप देखोगे विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक बार हुए हैं, पहली बार नहीं हो रहा है ये, तो इस पर ये चर्चाओं का बिंदु आया। अब तो किन राज्यों में आप देखोगे, उस समय जब लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसकी बीजेपी में आप देखोगे गठबंधन की सरकार बनी, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, सिक्किम में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। अब देखो, उड़ीसा में बीजेपी है, आंध्र प्रदेश में तो चंद्रबाबू नायडू हैं, सिक्किम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में इनकी है।
तो आप देखोगे ये सभी में उस समय का 2024 में चुनाव हुआ, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट बताइए समलैंगिक विवाह के बारे में, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय भी यहां पर दिया है। ये कह रहे हैं समलैंगिक विवाह पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उच्चतम न्यायालय ने माना कि केवल संसद ही समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय ने माना कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार एक असीमित अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है, अभी हाल ही में क्या हुआ था, एलजीबीटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पीएलआई डली हुई थी, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने, आप देखोगे 5 जजों की बेंच थी, जिसमें 3:2 के अनुपात में इन्होंने अपना निर्णय सुनाया और इन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह को अवैध क्या माना है, इन्होंने अवैध माना है। ध्यान रखना, अवैध माना है। और इस निर्णय में विधायिका के लिए विवाह समानता का प्रश्न खड़ा करता है कि केंद्रीय कानून के न होने के कारण भी निर्णय कहा गया है कि राज्य विधायिकाएं समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए कानून बना सकता है। कौन? राज्य विधायिका। ध्यान में रखना, यहाँ पर पार्लियामेंट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर संसद की बात नहीं की गई, और ये कह रहे हैं केवल, तो ये तो गलत हो गया। संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद और राज्य दोनों को विवाह संबंधी नियम बनाने का अधिकार दिया गया। ये कह रहे हैं केवल इसको नहीं। यहाँ पर आप देखोगे 245 और 246 दोनों को राइट है, ठीक है। पार्लियामेंट भी बनाए और आपके राज्य के विधान। ये कह रहे हैं कि मनपसंद, देखो मनपसंद बिल्कुल ये असीमित नहीं है, सीमित अधिकार है, लिमिटेड है। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा विवाह करने का अधिकार नहीं, बल्कि मनपसंद के व्यक्ति को चुनने का अधिकार। जैसे कि यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा, बताइएगा कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि अपनी मनपसंद के व्यक्ति से या अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये पूछा था। जीवन साथी चुनने का अधिकार किस फंडामेंटल राइट में निहित है, ये पूछा था। जीवन साथी चुनने का अधिकार किस फंडामेंटल राइट्स में निहित है, तो आपको कमेंट्स करके बताना है किसके तहत आप अपने लिए जीवन साथी चुन सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा किसके तहत आप अपने लिए जीवन साथी चुन लें, और किन किन ने चुन लिया है, किस किस ने नहीं चुना है, ठीक है, वो भी बता दीजिएगा, ठीक है, कभी पता चले तो। चलिए, तो यहाँ पर देखोगे पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एलजीबीटी को अभी भारत में विवाह करने का अधिकार नहीं है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन विवाहिक अधिकार, और ये आपको ध्यान में रखना है। समलैंगिक जो मैरिज एक्ट है उसको धर्मनिरपेक्ष को लेकर के स्पेशल मैरिज एक्ट भी रखा गया 1974, तो उसमें पारित भी गया, लेकिन इनको अभी यहाँ पर कोई विवाह करने का ऐसा अधिकार नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं आपसे करेक्टिव पिटीशन मतलब कि उपचारात्मक याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अंतिम दोष सिद्ध के विरुद्ध समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद दायर किया जाता है। नंबर 2, उपचारात्मक याचिका की सुनवाई एक अलग पीठ द्वारा की जाती है, जिसमें उन जजों को शामिल नहीं किया जाता है जिन्होंने याचिका को प्रभावित करने वाला निर्णय दिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर देने का प्रयास करें। उपचारात्मक याचिका जो आपकी करेक्टिव याचिका जो पिटीशन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। आशा करते हैं कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए, पहला है कि इसे अंतिम दोषी सिद्ध, ठीक है, जो दोष सिद्धि के विरुद्ध समीक्षा याचिका को खारिज होने के बाद दायर किया जाता है, ये बात सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य सुनिश्चित ये करना है कि न्याय में कोई चूक ना हो और इस प्रक्रिया में दुरुपयोग को रोका जा सके। इसका मूलभूत उद्देश्य ये है, और न्यायाधीशों के द्वारा जो कक्ष में ही विचार किया जाता है
ताकि खुले न्यायालय में सुनवाई के लिए किसी विशिष्ट अनुरोध को स्वीकार न किया जाए। उपचारात्मक याचिका की अवधारणा भारतीय संविधान के, अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 137 में इस बात को समर्थित करता है और प्रावधान दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 145, किसमें, आर्टिकल 145, उसमें खास तौर पर कहा गया है कि कानूनों और नियमों के मामले में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है। तो संविधान का आर्टिकल 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी डिसीजन को, इसने जो भी इसका जजमेंट रहा है उसको क्या कर सकता है, जुडिशरी रिव्यू कर सकता है। ठीक है, ये 45 के तहत है। और 137 है, आप देखोगे उसमें क्रेटिव्स जो पिटीशन है वो डाली जाएगी किसके तहत, आप देखोगे दोष सिद्धि के विरोध। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा बच्चे, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब कि राइट होगा। दूसरा स्टेटमेंट को देखिए। दूसरा स्टेटमेंट, उपचारात्मक याचिका सुनवाई एक अलग पीठ द्वारा की जाती है जिसमें उन जजों को शामिल नहीं किया जाता है जिन्होंने याचिका प्रभावित वाला निर्णय, ये गलत है, उनको शामिल किया जाता है और अलग तो होती है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, मतलब कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है ई इंक डिस्प्ले। अब मैंने इस पर क्वेश्चन आपसे करवाया है, ठीक है, मेरे को रिकॉल है कि मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है टेस्ट सीरीज में। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। ई इंक डिस्प्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कम विद्युत का उपयोग करता है। नंबर 2, यह नीली रोशनी उत्सर्जित नहीं करता जो उपयोगकर्ता के आंखों पर दबाव डालती है। 3 में कह रहे हैं इसकी रिफ्रेश रेट अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कितने एलसीडी डिस्प्ले की तुलना में ई इंक डिस्प्ले के लाभ हैं? केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइएगा 69 का करेक्ट आंसर। ये तो इजी है बच्चे, इसका तो आंसर आप नॉर्मल सी बात है दे ही सकते हो। चलिए, तो इसका आंसर क्या करेंगे आप कमेंट्स में देंगे, क्योंकि आप कहोगे सर आप क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पहले पूर्ण रूप से 360 डिग्री घुमा चुका हूँ, आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। बताइएगा इसके कितने सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, चलिए, ये क्या कह रहे हैं कि इसकी रिफ्रेश रेट अधिक है। नहीं, ये अधिक नहीं है, ध्यान रखना। तुक्का भी मारो ना, तो मैंने आपको बताया है तुक्का मारो तो बी मारो ठोक के। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैडो कैबिनेट, अभी देखिए मैं लास्ट क्लासेस में आपसे चर्चा जो कर रहा था पार्ट नंबर बी में, शैडो जो कैबिनेट है, शैडो जो कैबिनेट है, ये शैडो कैबिनेट आपको कहाँ मिलती है बच्चे, ये आपको ब्राज़ील में मिलती है। इंडिया में इसका कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। तो शैडो के बारे में पूछ रहे हैं, ये ब्रिटेन में आपको मिलेगी, भारत में इसका कोई प्रोविज़न नहीं। आइए देखते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, यह है प्रधानमंत्री और उसके 2 से 4 विश्वास पत्र कैबिनेट मंत्रियों का एक अनौपचारिक निकाय है। बी, इसका गठन ब्रिटेन में विपक्ष पार्टी द्वारा सत्ता ऋण मंत्रिमंडल को प्रतिसंतुलित करने तथा अपने सदस्यों को भावी मंत्री पदों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से किया जाता है। मैंने आपसे डिस्कस किया था, यही पॉइंट था बिल्कुल। सी में कह रहे हैं ये सत्तारूढ़ दल के सांसदों की एक समिति है जिसे प्रस्तावित विधियों की उन्हें निचले सदन में प्रस्तुत किए जाने से पहले जांच करने का कार्य सौंपा जाता है। डी में कह रहे हैं सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ सदस्यों का एक समूह जो निर्णय लेने में प्रधानमंत्री की सहायता करता है। तो वीडियो को पोस्ट करें, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैडो कैबिनेट जो होती है, ये जो विपक्ष होता है, विपक्ष पार्टी के द्वारा इसको गठित किया जाता है ताकि वो अपने ऐसे मंत्रियों को तैयार कर सके जो भविष्य में आगे चल के अगर उनकी सरकार आए तो वो मंत्री के पद पर सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो उनके लिए तैयारी यहाँ पर की जाती है, एक प्रैक्टिस हो जाती है उनके, आप कहोगे। तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71, देखिए क्वेश्चन क्या है। 71 क्वेश्चन ये कह रहे हैं आपसे भारत के संदर्भ में नागरिक शब्द का तात्पर्य है। मैंने सिटीजनशिप पर आपसे चर्चा कर दी है। सिटीजनशिप आप देखोगे, सिटीजनशिप की बात कर लें, नागरिकता भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 2 में आर्टिकल
5 से 11 तक। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, चौथा एक फैक्टर और आता है इसमें, ये कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। और भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप सभी जानते हैं 5 में क्या है। 5 में आप देखोगे कितने प्रकार से नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। 6 में जो पाकिस्तान चले गए, 7 में वहाँ से लौट के आ गए, 8 में जो एनआरआई हैं विदेशों में है, 9 में सुप्रीम कोर्ट, 10 में वहाँ पर, 11 में स्पेशल प्रोविजन कैसे कानून बनाएंगे, बर्खास्त की जा सकती है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है 1955 का, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो उसके बारे में पूछ रहा है नागरिक शब्द का क्या अर्थ है। किसी राजनीतिक समुदाय के ऐसे सदस्य जिन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। बी, किसी राजनीतिक समुदाय के ऐसे सदस्य जिन्हें मूल अधिकार प्राप्त हों। सी, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय क्षेत्र में जन्मे हों। डी, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत में स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त हो। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, आप देखोगे ए। क्योंकि जो देश का नागरिक होता है, किसी भी देश का अगर नागरिक है, तो उसको राजनीतिक समुदाय के ऐसे सदस्य जिन्हें सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मैं अगर देश का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मुझको सारे अधिकार मिलेंगे, है क्या नहीं? बताइएगा, मुझको सारे अधिकार मिलेंगे, ठीक है, ऐसा है क्या? देखो, मुझको क्या मिलेंगे? अधिकार तो मिलेंगे, सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, ये तो सही है। लेकिन किसी राजनीतिक समुदाय में ऐसे सदस्य जिन्हें मूल अधिकार प्राप्त हों, हमें भारत का नागरिक होने के नाते सभी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशियों को आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 भारत में नहीं मिलता है। ये किसको मिलता है? ये केवल ओनली सिटीजन को मिलता है। याद है कि नहीं? ये केवल ओनली और ओनली सिटीजन को मिलता है। तो हमें जो मिलता है ये इसका प्रोविजन है। राजनीतिक अधिकार तो कई विदेशियों को भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, मेरे गले में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ था लास्ट टाइम, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऐसा है कुछ इन्फेक्शन टाइप, क्योंकि बोल रहा हूँ तो बार बार आवाज़ जा रही है, मतलब कि बैठ रही है। 72 नंबर है, अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय। देखिए, 2 स्टेटमेंट है। पहला, जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में जिला न्यायाधीश को केवल आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। जरा समझना, केवल। दूसरा, सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड देने का अधिकार है। मतलब कि जो सत्र न्यायाधीश हैं, इनको मृत्युदंड देने का अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सी सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आइए देखिए, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों में जैसे जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला न्यायालय जिले से उत्पन्न होने वाली जो दीवानी और फौजदारी मामलों के आरंभिक अपील और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए जिला न्यायालय के पास में जिले में स्थित सभी अधीनस्थ न्यायालयों की दीवानी और फौजदारी मामलों के विरुद्ध अपील सुनने और क्षेत्राधिकार होता है। ऐसे में दीवानी मामलों के अधीनस्थ न्यायालयों को आप देखोगे अनुक्रम में, जैसे जूनियर सिविल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, प्रिंसिपल जूनियर सिविल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, और सीनियर सिविल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट जिसे जिले उप न्यायालय की कहा जाता है। यहाँ पर आप देखोगे जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये गलत है, ठीक है। दूसरा सही है, जो सत्र न्यायाधीशों को मृत्युदंड तक देने का, क्योंकि यहाँ पर सिविल और क्राइम, ध्यान रखना, दीवानी और फौजदारी, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर रखे गए। तेरे बिना मैं दीवानी सजना, तो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट सही है। मतलब कि सॉरी, दोनों नहीं, पहला इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा इसमें सही है। ये मृत्युदंड को भी आप देखोगे दे सकता है, तो यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल का उन्मूलन। 2, भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय करना। तीसरे में कह रहे हैं भारत सचिव जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था के पद का सर्जन करना।
उपयुक्त में से कितने प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत शामिल थे? केवल एक, बी केवल दो, सी तभी तीन और डी कोई नहीं। देखिए 1857 की क्रांति आपने, क्योंकि आप सब हिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे हैं तो आप सभी वाकिफ़ हैं कि 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद में सरकार को ये लगने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटिश, फिर वास्तव रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो शासन था भारत से, वह 1858 के बाद ही समाप्त हुआ। उसके पहले तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली कर ही रही थी। तो जब ये 1858 का एक्ट लाया गया तो इसमें कहा गया नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक मंडल का उन्मूलन करने की बात यहाँ पर की गई थी। ये बात एकदम सही है। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वायसराय कर दिया गया और कैनिंग को भारत का पहला प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है, इन सब के अलावा एक सचिव का पद बनाया गया और इसमें मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इसमें टोटल 15 सदस्य होते थे। जो सचिव होता था वो भारतीय होता था, लेकिन चुन करके, मतलब कि भारतीय का इन द सेंस कि भारत का होता था वो सचिव, और वो वहाँ पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठ करके काम करता था। सारी सिचुएशन वही देखता था। महारानी विक्टोरिया का आधिपत्य हो गया और कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इन्होंने कहा जियो और जीने दो की नीति, मतलब कि हस्तक्षेप की नीति को इन्होंने बढ़ावा दिया। हस्तक्षेप की नीति, इन्होंने ऐसा बोला था कि हम हस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा देंगे, लेकिन इन्होंने विस्तारवादी नीति को बढ़ावा नहीं। उसके बाद में 1861 में और 58 के बाद 61 में ही इन्होंने दिल्ली में एक लाल किले में बड़ा ही भव्य, आप देखोगे, आमंत्रित बुलाया, सभी छोटे बड़े रजवाड़ों को बुलाया और वहाँ पर उनको खजाना दिया, आभूषण दिए, इन सब के अलावा असला दिया, बारूद दी, गोलियाँ दी, तोपें दी। तो उससे और उनमें क्या हुआ, हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। तो तीनों बातें सही हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब कि सभी तीन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। संविधान संशोधन अधिनियम पर विचार करना है। जैसे पहला संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। उपयुक्त में से कितने संविधान संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी सभी चार। देखिए आपने देखा होगा उद्देशिका को पढ़ा है, प्रेम्बल को नहीं पढ़ा है तो पूरी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, पॉलिटी को टारगेट करते हुए उद्देशिका। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा उस वीडियो को। मैंने आपसे पूर्ण रूप से बड़े अच्छे से 360 डिग्री वहाँ पर समझाया फुल लेंथ में। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं, क्या सारी चीज़ें उसमें। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी और उसको देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहला संविधान संशोधन का उद्देशिका में कोई सही था, 7वां संविधान से नहीं, 44वें संविधान से नहीं। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था और उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे स्टूडेंट्स। पहला जो शब्द था आप देखोगे सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी। ये इसमें 3 शब्दों को यहाँ पर रेखांकित करने का प्रयास किया गया। तो केवल एक बार अभी तक उद्देशिका में संशोधन किया है। ठीक है, तो इसमें ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन है आपका 75। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, करते हैं, मतलब कि शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन। देखो आप देखोगे शक्तियों का पृथक्करण कहाँ पर दिया गया है, DPSP आर्टिकल आपको मिलेगा 50। वहाँ पर जो आप देखोगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक है, इन सबको सेपरेशन ऑफ पावर की बात यहाँ पर की गई है आर्टिकल 50 के तहत। ये यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन इस पर खास तौर पर पूछा है, यूपीएससी ने भी पूछा है। ठीक है, आपसे जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करूँगा, बस इससे जो फरवरी के बाद में वो आपकी सीरीज कंटिन्यूसली चला दूंगा। ठीक है, पूरा एकदम एक ही क्लास में एक पेपर सोल्व करेंगे ऐसा वाला। ठीक है, 2.5 3 घंटे की क्लास होगी, लोड लेना ही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक नियुक्ति आयोग में कार्यपालिका के सदस्यों को गैर बहुमत क्षमता में शामिल करना। तीसरे में कह रहे हैं संसद को अपने विशेष अधिकार के उल्लंघन के प्रश्न पर निर्णय देने का उल्लंघन के लिए दंड देना का अधिकार है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही आपको बताना है, केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी 2 और 3, डी केवल 3। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। सेपरेशन ऑफ पावर जिस पे मैंने अभी आपसे चर्चा की।
सेपरेशन ऑफ पावर का उद्देश्य यही होता है कि यहाँ पर कोई किसी के, ठीक है, एरिया में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, अब आपको आकर के आपका मित्र छेड़ने लगे तो हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, तो ये हस्तक्षेप ना करे। जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तीनों रह करके स्वतंत्र रूप से काम करें। विधायक का विधान बनाए, मतलब कि लॉ बनाए, कार्यपालिका उसके अनुसार एग्जीक्यूटिव काम करे, और जो आपकी जुडिशरी है अगर उसमें कुछ ऐसी बात रखी गई है ऊंची नीची तो उसको सुधारने का काम करे, टोक दे, बता दे उसको। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो तीनों हैं, सांसद स्थानीय क्षेत्र जो योजना है, ठीक है, ये भी क्या करती है, ये भी आप देखोगे इसका उल्लंघन करती है। जो न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्यपालिका के सदस्यों को गैर बहुमत जो क्षमता में शामिल करना होता है वो भी इसमें आ जाता है। सांसद को अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के प्रश्न पर निर्णय लेने तथा उल्लंघन के लिए दंड देने का अधिकार, ये भी इसमें आता है, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें आपकी हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें कौन कौन सा, सॉरी, तो पहला वाला तो सही नहीं है। ठीक है, पहला गलत है, इससे तो उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि सांसद जो स्थानीय क्षेत्र योजना है, विकास योजना है, तो इसमें जुडिशरी का कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो न्यायिक, और यहाँ पर देखो विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर निर्णय देना और उसको दंड देना। अब दंड देने का अधिकार किसको है सर? जुडिशरी को है। और दंड कौन दे रहा है? सांसद। मतलब कि आप देखोगे पार्लियामेंट, संसद दे रही है, तो यहाँ पर इसका उल्लंघन कर रही है। न्यायिक नियुक्ति में, न्यायिक नियुक्ति आयोग में कार्यपालिका के सदस्यों को गैर बहुमत क्षमता में शामिल करना, ये भी उसका उल्लंघन हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आइए एक एक करके बात करेंगे, एक एक स्टेटमेंट को समझेंगे। देखो ये कह रहे हैं हाल ही में केरल विधानसभा, ठीक है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? केरल विधानसभा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहे हैं हाल ही में केरल विधानसभा ने केंद्र से संविधान और सभी कार्यपालिका, मतलब कि केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। इसके संदर्भ में भारत के राज्य पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो राज्य का जब पुनर्गठन किया जाएगा तो उस पर क्या चीज़ें आपकी होती हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। यहाँ पर कई चीज़ें, संविधान का आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 1 को 2 और 3 आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जब 3 आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो वो उस चीज़ की बात करता है, ठीक है। ये कहता है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, किसी भी राज्य क्षेत्र को घटाना, मतलब कि बढ़ाना या घटाना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, उसके नाम को बदलना, ये आर्टिकल 3 के तहत आता है। ये आर्टिकल 3 के तहत आता है। और मान लीजिए यदि किसी स्टेट को, जैसे केरल की विधानसभा ने करा, अब मान लीजिए केरल की विधानसभा को नाम बदलना है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 3 का मामला है। और आर्टिकल 3 का मामला इस बात को रेखांकित करता है, यदि अगर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो प्रेसिडेंट से आपको अनुमति लेनी आवश्यक है। और वो बिल क्या होगा, संसद में पारित होगा, ये ध्यान में रखना है। संविधान में 368 के तहत उसको संशोधन नहीं माना जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक बात को रेखांकित किया गया है, जिस राज्य के आप देखोगे क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस राज्य की जो वहाँ की जो विधानमंडल है उससे सहमति लेना अनिवार्य नहीं है। लेकिन विदाउट राष्ट्रपति के ये आप देखोगे बिल, ये ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा। तो यही उस पर आपकी चर्चा है। आइए देखते हैं कि एक करके। पहला कह रहा है राष्ट्रपति के पास किसी राज्य की विधानमंडल के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समय सीमा निर्धारित करने के अधिकार की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने समय सीमा के निर्धारित की बात की गई है और ये बात सही है, क्योंकि 5वें संविधान, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 5वें संविधान संशोधन 1955 ने नए राज्यों के गठन को लेकर के एक सीमा भी वहाँ पर निर्धारित कर दी थी कि वहाँ पर सीमा निर्धारित कर देंगे, ठीक है, समय सीमा निर्धारित करना। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा है कि किसी राज्य का नाम बदलने के लिए लाए गए विधेयक को संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है तथा यह अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर होता है। ये भी बात ठीक है, क्योंकि वो इसके दायरे में नहीं आता है, क्योंकि नए राज्यों का गठन मौजूदा राज्यों और सीमाओं के नामों में परिवर्तन इस बात को रेखांकित करता है। 300 क्योंकि साधारण बहुमत से इसको पारित किया जाता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस बिल लाया जाता है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, कोई राज्य अपना नाम तभी बदल सकता है जब वह गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र, नहीं यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र उसको लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला ये रखा गया है, जैसे मान लीजिए शहरों के नाम बदलने के मामले के विपरीत है ये थोड़ा सा, तो गृह मंत्रालय अगर इसमें स्वीकृति दे दे तो वो आवश्यक होगा, और मान लीजिए वो नहीं करता है तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ पर ये सही बात है, इसको स्वीकृति लेना होगा। ठीक है, ये तभी होगा क्योंकि ये यहाँ पर राज्य में नाम की बात हो रही है ना, तो नाम होगा होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं तो वो इसमें होगा। तो यहाँ पर तीनों बातें क्या होंगी बच्चे, आपकी करेक्ट हो जाएंगी। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 77 नंबर, आधार आधारित भुगतान प्रणाली, मतलब कि आप देखोगे आधार बेस्ड पेमेंट्स जो सिस्टम है आपका, उसके बारे में पूछा है। एबीपीएस का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया गया, मतलब कि जो आप देखोगे इंडियन नेशनल कॉरपोरेशन जो आपकी इंडिया है, क्या उसके द्वारा किया गया है, एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो ये बात इसी के द्वारा आप देखोगे किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरे में कह रहे हैं मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। अब यहाँ पर जरा समझना, पहले ये नहीं था, 2017 में इसका उपयोग किया गया, लेकिन 2023 से 31 दिसंबर के बाद सभी राज्यों को विस्तार नहीं दिया गया और 1 जनवरी 2024 से इसको अनिवार्य कर दिया गया। ये बात सही है, तो ध्यान में रखेंगे, 1 जनवरी 2024 से ये अनिवार्य है, ध्यान रखना ये अनिवार्य है। एबीपीएस के माध्यम से लेन देन करने के लिए ग्राहकों के पास स्मार्टफोन होना आवश्यक है। देखो यहाँ पर स्मार्टफोन होना आवश्यक नहीं है, उनके पास में बैंक का नाम हो, आधार संख्या हो, नामांकन के दौर दर्ज किए गए बायोमेट्रिक इसके पास हो। ठीक है, मोबाइल नंबर तो होता ही है, तो ये गलत है कि स्मार्टफोन होना आवश्यक है, नहीं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा इसमें गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, 2016 में पूछा था आई थिंक, हाँ 16-17 में क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन ये था आधार के बारे में। ठीक है, क्या आधार कार्ड को नागरिकता के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना बच्चे, आधार कार्ड को नागरिकता के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता है। आइए, जिला न्यायाधीश की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्हें 10 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए, मतलब कि तभी वो बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखो बच्चे, ये 10 वर्ष, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, उसे कम से कम 7 वर्ष होना चाहिए। पहली बात तो ये 10 वर्ष नहीं है, कितने वर्ष है, 10 वर्ष की जगह 7 वर्ष उसको होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश की जानी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है कि जो हाई कोर्ट है उनकी नियुक्ति की सिफारिश करे, ये बात यहाँ पर सही है। पूछा है कौन सा या से सही है या फिर है, तो इसमें आप पहला वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं आपसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इजी सा क्वेश्चन है ये, तो आप हंसते हंसते खेलते खेलते इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट्स में, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी और भी अच्छे से हो सके। तो 79 का राइट आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है। देखिए हल्का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होते हैं तो उससे रिलेटेड है। यह पिछड़े वर्गों के सदस्यों को आरक्षण का दावा करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। क्या यह दावा कर सकते हैं, क्या अधिकार है ये आपका कि आरक्षण हमें नहीं मिल रहा, इसका दावा आप कर सकते हैं। दूसरा, यह पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में परिणामी वरिष्ठता की अनुमति देता है, मतलब कि जब पदोन्नति में आरक्षण होगा, आपने संविधान का आर्टिकल 16 तो पढ़ा है, उसका क्लोज नंबर 4, ठीक है, ये भी पढ़ा होगा, तो जिसमें पदोन्नति की बात की गई है। इसमें 85वां संविधान संशोधन भी किया गया था, उसमें पदोन्नति में वरिष्ठ और परिणामों को अनुमति देने की बात की गई थी, उसमें पुनः संशोधन हुआ। जर्नैल सिंह मामला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नागराज मामला आपने पढ़ा होगा, तो ये मामले हैं कुछ, इससे जर्नैल सिंह मामला है, नागराज मामला है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा हिंट्स भी दे रहा हूँ, तो बताइएगा उपयुक्त में से कौन सा सही है, केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर मुझे वेट रहेगा आपके इंतजार का, ठीक है, इसका क्वेश्चन के अटेम्प्ट्स का, कि आप कमेंट्स करें, ठीक है, इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
मुझे दिखाना पड़ेगा शायद ये गला, क्योंकि बार बार मेरे गले में ऐसे कुछ जैसे फंस सा जा रहा है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। देखो किसको प्राप्त है सर, 19 के तहत संरक्षण। 19 क्या कहता है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है, ठीक है। यहां पर 19 की जो बात की गई है, अगर आप उसको देखोगे, 19 कहता है आपका स्वतंत्र शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता है। ये पॉजिटिव राइट्स की आप देखोगे उपबंध में दिया जाता है, जैसे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण अनुरोध, सम्मेलन, संगम और संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या करना है, भ्रमण करने का अधिकार है, भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करना, बसना, कोई प्रवृत्ति मतलब कि अपनी आजीविका को उपार्जन करने के लिए सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं मौन रहने का अधिकार, मतलब कि अगर व्यक्ति बोलेगा तो उसको चुप रहने का अधिकार भी है। ये बात आप देखोगे वास्तविक रूप से रखी गई है। तो पहला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सहकारी समिति का सदस्य बनने का अधिकार, ये भी सही है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। देखो शिक्षा संस्थान की बात यहाँ पर जो तीसरा वाला है, हालांकि इसमें कई चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। जैसे तीसरे स्टेटमेंट को देखें तो एक टीएम जो पाई फाउंडेशन था उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को जो 19(1)(g है उसके तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार रखा गया। जैसे अल्पसंख्यकों को 30 के तहत होता आप भी रख सकते हैं, क्योंकि अपनी जीविका उपार्जन के लिए आप कर रहे हैं ना। जैसे मैं चाहूँ तो कोचिंग खोल सकता हूँ, ठीक है, और खुलेगी, ठीक है, आपका सपोर्ट कंटिन्यू रहे, आपका प्यार मिलता रहे तो कोचिंग खोलेंगे और बहुत विशाल और बहुत भव्य कोचिंग खोलेंगे, ठीक है। मैं उसके लिए सारी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, धीरे धीरे तो खोलेंगे, आप बस जुड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा। चौथा है कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने का अधिकार। देखो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करे, बिल्कुल करे, ये उसका अधिकार है, क्योंकि अनुराधा भसीन मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वृत्ति या उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g का तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। तो अगर मैं मान लीजिए आपको पढ़ा रहा हूँ और आपसे मुद्राएं अर्जित करूँ, मैं कहूँ कि बच्चे टेस्ट सीरीज जब मिलेगी सभी बच्चे 5-5 हज़ार रुपये में ये दो और टेस्ट सीरीज मुझसे लो, है कि नहीं, होगा क्या नहीं ऐसा। तो आप मुझे टेस्ट सीरीज के लिए पैसे दो भाई, जब मैं आपको दूंगा। तो यह इंटरनेट के माध्यम से क्या है, व्यापार हो रहा है। तो आप देखोगे चौथा स्टेटमेंट भी सही है। पांचवा है हड़ताल का अधिकार। देखो आपको हड़ताल का अधिकार नहीं है, शांतिपूर्वक आप देखोगे अनुरोध करने का अधिकार है, निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अहिंसक तरीके से आप चीज़ें करो, ये हड़ताल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पांचवा स्टेटमेंट गलत है। अब जहाँ जहाँ 5 स्टेटमेंट है कट कर दो, तो आंसर आप देखोगे बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर इन्होंने घुमा दिया, यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दी है। तो मौन रहने का अधिकार है, सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार है, शिक्षण संस्थान का अधिकार है, इंटरनेट के माध्यम से। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर 4 और लिखना था इन्हें, ठीक है, इन्हें यहाँ पर 4 और लिखना था। तो 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ओ सॉरी, ये जो दूसरा यहाँ पर है सहकारी समिति का सदस्य बनने का अधिकार। देखो सहकारी समिति का सदस्य बनने का अधिकार नहीं बच्चे, ये सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, ठीक है। सहकारी समिति आप बना सकते हैं, तो ये गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आर्टिकल आप देखोगे 43 का बी जो है 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से डीपीएसपी में भी इसको रखा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों पर विचार करें। अब कुछ संवैधानिक संशोधन है, पहले 26वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन। उपर्युक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से कितने भारत के पड़ोसी देशों के साथ राज्य क्षेत्रों को देने या स्थानांतरित करने का प्रावधान करते हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो किसी भी एक राज्य को दूसरे राज्य से आप देखोगे भूमि देना है, लेना है, सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, नाम में परिवर्तन करना है, ठीक है, या सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो संविधान के आर्टिकल 3 के तहत आती है, जो कि मैंने आपको बताया।
अब यहाँ पर क्या है, जैसे बेड़ूवाली मामला हुआ था, ये जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ पर बेड़ूवाली एक पश्चिम बंगाल का स्थान था, ठीक है। अब वो पाकिस्तान की सीमा में जा रहा था, पूर्वी पाकिस्तान। ये देखो सीमा इस तरीके से थी, ऐसे इधर है बेरुवाड़ी, अब मान लीजिए यहाँ था, ये इंडिया है और ये इधर बांग्लादेश है। अब देखो हो क्या रहा है ना, अगर आप पा रहे हो, देखो भारत के लोग कहाँ हैं, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के लोग कहाँ हैं, देखो भारत में। तो इसको सीधा करने का प्रयास यहाँ पर ऐसे किया गया था, किसमें, जो आपका बेरुवाड़ी मामला था। तो वो इसमें चीज़ें रखी गई थी, ठीक है। और उसी समय उस क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया था और नौवें संविधान संशोधन 1960 को इसमें कहा गया। तो दूसरा वाला सही है, नौवां संविधान संशोधन एकदम सही है। 100वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, 2015 में। 101 भारत ने 111 ऐसे क्षेत्र उसको हस्तांतरित किए थे और बांग्लादेश से हमें 51 क्षेत्र ऐसे मिले थे उस समय। और 26वां संविधान संशोधन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो भारतीयों की रियासतों के वंशजों की बात करता है, ठीक है। तो ये 26वां संविधान संशोधन गलत है। अगर 75वें संविधान संशोधन की बात कर लें तो ये भी गलत है, क्योंकि ये किराया विवादों के सुलझाने के लिए लाया गया है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो पूछ रहा है कितने इसमें सही है ना, कितने इसमें सही है। तो आप देखोगे दूसरा, नौवां संविधान संशोधन और 100वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत रखा गया है। तो 2 और 3 मतलब कि केवल 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन है आपका कोलिज्म प्रणाली के बारे में। देखो कोलिज्म सिस्टम क्या है। कोलिज्म सिस्टम एक ऐसा व्यवस्था होती है जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या करेगा, ये कोलिज्म सिस्टम करेगा। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, ठीक है, और भारत सरकार के कुछ मंत्री भी इसके अंतर्गत होंगे, जो कि लॉ के बारे में, ठीक है, जानकारी वो व्यक्त करते होंगे। तो ये रखा गया है। इस पर कई ऐसे न्यायाधीशों के मामले रहे हैं, जैसे प्रथम न्यायाधीश मामला रहा है, ठीक है, द्वितीय रहा है 1993 का, तृतीय रहा है। तो ये कई इसमें मामले ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा है आपसे, ये कह रहे हैं आपसे कि कोलिज्म प्रणाली निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उच्चतम न्यायालय के लिए 5 सदस्यीय, ठीक है, कोलिज्म न्यायाधीशों की नियुक्ति में सहायता करता है। बिल्कुल ये बात सही है। दूसरे में कह रहे हैं भारतीय संविधान में कोलिज्म पद का कोई उल्लेख नहीं है। ये भी बात सही है, भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ये बाद में बनाया गया है, ठीक है। कौन सा सही है, दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये रिकमेंड भेजता है प्यारे बच्चे राष्ट्रपति पति को। निम्नलिखित पर विचार करें, कथन 1 और कथन 2। चलिए कथन 1 देखते हैं पहले। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए विधेयक की संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल को निश्चित समय सीमा के भीतर अपना मत व्यक्त करने के लिए इसे संदर्भित करना होगा। देखो हालांकि इसमें कोई बाध्यता ऐसी नहीं है कि वो करना होगा, ठीक है, ये करें करना होगा, नहीं ऐसी कोई इसमें कंडीशन नहीं है। विदाउट उसके भी कर सकते हैं, विदाउट इन्फॉर्मेशन के भी करेंगे। दूसरे में कह रहे हैं कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य होता है। नहीं, यहाँ पर देखो ये बाध्य नहीं है, ठीक है, वो उसको भेजे, परंतु बाध्य तो ये कदापि नहीं होगा। वो भेज सकता है, लेकिन आप देखोगे वो भेज तो सकता है, यहाँ पर आप ये सही हो जाएगा, भेज तो सकता है, लेकिन उसकी समय सीमा ऐसा नहीं है कि उसने कोई रिकमेंड दिया हो राज्य ने। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा परिवर्तन करना है, उसको 3 राज्यों में डिवाइड करना है, पूर्वांचल, मध्य और आपका जो पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश। अब ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल के द्वारा कोई रिकमेंड भेज दी गई, ठीक है, राष्ट्रपति को कि ऐसा करो आप, तो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, उसकी स्वीकृति है, उसकी इच्छा है कि माने ना माने। तो यहाँ पर दूसरा तो कदापि सही नहीं है। ये कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं, दोनों सही है, नहीं, पहला सही है, तीसरा दूसरा गलत है, यस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, अब इसको हर बार बताना कोई आवश्यक नहीं है। जी हाँ, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आ सकता है, इसकी संभावना कुछ ज़्यादा मुझे ऐसी लग रही है इकोवास के बारे में, ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको ज़रूर बताऊंगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, बुर्किना फासो, माली, नाइजर। उपयुक्त में से कितने देशों को पश्चिम अफ्रीका राज्य के आर्थिक समुदाय इकोवास से तत्कालिक बाहर होने की घोषणा की है? केवल 1, केवल 2, सी केवल सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये जो इकोवास है, इसमें खासतौर पर हाल ही में क्या हुआ, बुर्किना फासो, मुरली और जो बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने, इन तीनों ने क्या है, इकोवास से बाहर जाने का प्रयास किया है, ठीक है, इन्होंने बाहर बताते हुए कहा गया इकोवास के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हमें जानना है इकोवास के बारे में। देखो इकोवास क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इकोवास खासतौर पर एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो कि पश्चिमी अफ्रीका में पूर्वी ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों का एक समूह है।
इसकी स्थापना की हम बात कर लें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में, ठीक है। लागोस संधि के माध्यम से हुई थी, एक संधि की गई थी। संधि थी कौन सी? लागोस संधि, ठीक है। और सदस्य देशों की बात कर लें तो बेनिन, बारकोवेडो, कैटो डी आइवर, गावनिया घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सिएरा लियोना, सेनेगल और टोंगो शामिल है। मुख्यालय की बात कर ले तो नाइजीरिया के अबूजा में अवस्थित है। कहां पर है? नाइजीरिया का एक स्थान है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अबूजा। अबूजा इसकी कैपिटल है, अंबुजा ऐसे आप कह सकते हो। तो यहाँ पर अंबुजा में इसकी आप देखोगे मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। पश्चिमी अफ्रीका में आर्थिक संघ की स्थापना के लिए सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, आर्थिक स्थिरता में वृद्धि हो, सदस्य देशों के बीच में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिले, और इसका उद्देश्य पश्चिमी अफ्रीका में समान मुद्राधारिता करना और एक बड़ा व्यापारिक केंद्र को बढ़ावा देना है। ये 1990 के दशक और 2000 के आरंभ इसने नाइजीरिया के नेतृत्व में इको मोग नामक क्षेत्रीय शांति अभियान भी चलाया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये इकोवास है। तो यहाँ पर तीनों है, ये तीनों इससे बाहर गए हैं, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है। मेरा बताने का उद्देश्य था, आपका अब कर्तव्य बनता है इसको रिवाइज कर लेना। चलिए, उच्चतम न्यायालय के बाद यहाँ पर दिए गए हैं, और कुछ यहाँ पर डीपीएसपी की बात की गई है। देखिए, पहला है रणधीर बनाम भारत संघ 1882। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ की बात कर लें, ये कह रहे हैं 1882, और कह रहे हैं कि सभी कर्मियों को निर्वहन मजदूरी दी जाए ताकि उनकी शिष्य जीवन स्तर हो। इनका कहना ये रखा गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है चाहिए? क्वेश्चन नंबर है 85, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 85 है ना। आइए एक एक करके हम आपसे विस्तार से चर्चा इसकी करते हुए चलेंगे। देखो, क्योंकि रणधीर सिंह की बात कर लें, ये खासतौर पर रणधीर सिंह बनाम भारत संघ भारतीय उच्च न्यायालय में जो अनुच्छेद आप देखोगे सभी कर्मियों की बात करता नहीं, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, सभी कर्मियों की बात नहीं है। ये खासतौर पर संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39 का डी, ये उससे जुड़ा हुआ, और ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, संवैधानिक लक्ष्य को बढ़ावा देना। मतलब कि ये कहता है समान कार्य इज इक्वल टू समान वेतन। अब उसमें महिला और पुरुषों को इक्वल की बात करता है, तो पहला गलत है। ये कह रहे हैं कि सभी कर्मियों के निर्वहन मजदूरी दी जाए ताकि उनकी शिष्ट जीवन स्तर हो, नहीं, ये गलत है। दूसरे की बात कर लें, दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ 1994, राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी पर रोक लगाना। अब जरा यहाँ पर समझना बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि एस.आर. बोमई मामला ये है कि जो 356 के तहत राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्त की प्रतिबंध लगाता था, और इसमें इस बात पर भी बल दिया गया कि 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा को सतर्कतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। ये ध्यान में रखना। इसमें राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का भी आग्रह किया गया। ये यहाँ पर आपका सही है, ठीक है, ये सही है। तीसरा कह रहे हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1997, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसकी बात तो आप देखोगे जो आपका रणधीर बनाम भारत संघ है उसमें की गई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही है, कितने सही सुमेलित है, तो केवल एक सही सुमेलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 86, बताइएगा। वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा बच्चे। ये कह रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक, मतलब कि डीपीएसपी। इस टेस्ट में मुझे लगता है कि अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए तो लगभग मैं कहूँ आपसे कि 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, सॉरी डीपीएसपी, ठीक है, इनसे लिए गए हैं इतने क्वेश्चन। मैं कहूँगा बल्कि 20 क्वेश्चन आप रखिएगा। ये फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन है। तो इसके बारे में पूछा गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित को भारत के संविधान में शामिल किए जाने का कालानुक्रम, मतलब कि डीपीएसपी में कौन कौन से कब कब शामिल किए गए थे उसकी बात कर रहा है। जैसे
उद्योग और अन्य उपक्रमों में प्रबंधक कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करना, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था मतलब कि देखभाल को शिक्षा उपबंध करना, सहकारी सोसाइटी स्वैच्छिक इसका रचना और आय में असमानता को कम करना और वरिष्ठता को सम्मिलित करना। देखो एक एक करके हम इस पर बात करेंगे ताकि आपको चीज़ें बड़े आराम से समझ में आए। यहाँ पर जरा समझना, जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 किया गया था, क्योंकि इसने बालकों को खासतौर पर आप देखोगे इसके माध्यम से कई ऐसे डीपीएसपी में नए प्रावधान जोड़े गए, जिसमें संविधान का आर्टिकल 39 का ए, 39 का एफ और 39 का और एक और आर्टिकल था 43 और 43 का ए, ये जोड़ा गया। जरा समझना, तो 43 का ए क्या कहता है? ये कहता है कि उद्योगों के अन्य क्रमों में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो ये कब लाया गया था? ये लाया गया था आप देखोगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर जो 6 वर्ष तक के बालकों की बात की गई है, क्योंकि बाल्यों को स्वतंत्र रूप से गरीब वातावरण स्वस्थ जीवन की दी जाना चाहिए और बाल्यों को व्यक्तिगत मतलब कि नैतिक उनको खास तौर पर क्या मिले, उनकी स्थिति में सुधार हो, ये तो बाद में लाया गया था। ये बच्चों को लेकर के 86वां संविधान संशोधन था 2002 का, याद कीजिए जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद सहकारी सोसाइटी की बात कर लें, यहाँ पर जो संवर्धन की बात की गई, ये 97वां संविधान संशोधन था 2011 में लाया गया। संविधान के आर्टिकल 43 का 20 की बात करता है। आय में असमानता को कम करने के लिए जो बात रखी गई थी, ये खासतौर पर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से रखी गई थी आर्टिकल 38 में। तो ये आप देखोगे आर्टिकल 38, 38 दो में इसकी बात की गई और 44वें संविधान संशोधन 1978 से बात की। तो सबसे पहले क्या आएगा? 42वां संविधान संशोधन, फिर उसके बाद में 46वां। तो 1 और 4, सबसे पहले क्या आएगा? 1 और 4 लगाएंगे आप, 1 और 4, देखो 1, 4, फिर उसके बाद में दूसरा आ जाएगा, बिल्कुल दूसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद में तीसरा आ जाएगा, क्योंकि दूसरा 2002 में हुआ था और ये फिर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर 87 का, क्योंकि इजी है तो इसलिए आपसे पूछ भी रहे हैं। आपके कमेंट्स का वेट हम करेंगे, ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम, पूरी संस्था। चलिए देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इतिहास के तो आप रह चुके हैं स्टूडेंट्स, तो इतिहास तो आपने बहुत बार पढ़ा है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूछा है। ये कह रहे हैं इसके तहत बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रशासन को एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया गया। क्या बात ये सही है? बल्कि बंगाल और मुंबई आप देखोगे प्रेसिडेंसी को एक साथ मिलाने का काम किया गया। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरे में ये बात कह रहे हैं, ठीक है। तीसरे में कह रहे हैं कि इसके तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। पूछा जा रहा है आपसे कितने सही हैं, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे? कितने सही हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हिंट्स मैंने दे दिया है, आप इसका राइट आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग मतलब कि UNSSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे 1946 के वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली के सर्वोच्च निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। नंबर 2, इसमें 24 सदस्यीय देश शामिल हैं जिसे UNGA द्वारा चुना जाता है। नंबर 3, भारत 2024 में पहली बार इसका सदस्य बना। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, भारत ने जनवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी मतलब कि यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल जो कमीशन है उसके आप देखोगे 4 वर्ष के लिए कार्यकाल को संभाल लिया है। चौथा तो तीसरा तो बिल्कुल एकदम इसमें 100% आप देखोगे गलत है, ठीक है, क्योंकि 4 वर्ष से कार्य शुरू किया और इसमें लगभग 2 दशक पश्चात वैश्विक सांख्यिकी निकाय के रूप में चुना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भारत ने 2024 में जो किसका है, इसका नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और इसमें 24 सदस्य नहीं है, ये बात कर रहे हैं 24 सदस्य नहीं, इसमें खास तौर पर 24 सदस्य और इकोवास, ठीक है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो
यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा गलत है, ठीक है। हाँ, ये 46 में ही बना था, ये बात एकदम सही है कि इसको 46 में ही स्थापित किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। भारत की सदस्यता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसने सदस्यता ग्रहण कर ली है, ठीक है, वैश्विक सांख्यिकी निकाय का चुनाव जीता है, ये ध्यान में आपको रखना है। 4 वर्ष के कार्यकाल शुरू किया, इसमें लगभग 2 दशक पश्चात, अभी 2 दशक के पश्चात ऐसा होगा, 2 बार, इसने पहली बार नहीं है, 2 दशक के पश्चात, पहले भी बन चुका है, तो इसमें केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की मूल विशेषता है। संविधानवाद का मतलब देखो, कहते हैं ना किसी को वाद का मतलब होता है केंद्र में रखना। जैसे मैं कहूँ समाजवाद समाज के केंद्र में, पूंजीवाद पूंजी को केंद्र में, तो संविधानवाद मतलब कि जितने भी काम होंगे संविधान के अनुकूल होंगे, संविधान वहाँ पर सर्वोच्च होगा, तो उसकी विशेषता पूछी जा रही है। पहला, विधि का शासन बिल्कुल, शक्ति का पृथक्करण बिल्कुल, लोगों के अधिकार बिल्कुल, स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल, ये सारे कहीं ना कहीं आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये देखने के लिए आपको मिलेगा। विधि का शासन हो, विधि का सर्वोच्च हो, विधि के समक्ष समानता हो, विधि का शक्तियों का पृथक्करण हो, लोकतंत्र हो, स्वतंत्र मीडिया हो, इसको तो चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, मीडिया को, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो चारों हैं, 1 2 3 4, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नालसा के बारे में फिर से क्वेश्चन आ गया बच्चे। मैंने लास्ट क्लासेस में भी नालसा पर आपसे क्वेश्चन करवाया था, फिर से क्वेश्चन आ गया है। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक होते हैं। पहला आपसे पूछ रहा है, ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि नालसा का गठन विधिक जो सेवा प्राधिकरण 1960 के तहत किया गया था। ये गठन समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधि सेवाएं प्रदान करने और विवादों को सौहार्दपूर्वक समाधान लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया जाता है। तो पहला एकदम सही है, ठीक है। यह देश के किसी भी न्यायालय और न्यायाधिकरण में दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करता है। यह भी बात सही है क्योंकि इसका उद्देश्य ये रखा गया। तीसरा स्टेटमेंट है, यह विधिक सहायता योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और गैर सरकारी संगठनों को धन एवं अनुदान वितरण करता है। देखो यहाँ पर क्या करता है, ये विधिक सहायता योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के और गैर सरकारी संगठनों को धन और अनुदान भी इस पर ये काम करता है। ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब कि राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। इसमें समझाना कुछ था ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं इसका एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। क्वेश्चन आपका परिवार न्यायालय, मतलब कि आप देखोगे कुटुंब न्यायालयों के संदर्भ में पूछा जा रहा है। परिवार न्यायालय आपने देखे होंगे, क्योंकि कुटुंब न्यायालय के अधिनियम की धारा जो 13 है उसने एक तरीके से संवैधानिक वैधता को राजस्थान के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। ये चर्चाओं में इसलिए बना हुआ है। ये कह रहे हैं कि पक्षकारों को विधिक व्यवसायिक द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, इनका मानना ये है, ठीक है। क्योंकि कुटुंब जो न्यायालय अधिनियम 1984 में परिवार न्यायालयों की स्थापना के अधिनियम को किया गया था और इसका उद्देश्य विवाह और पारिवारिक मामलों संबंधित विवादों से निपटान और सुलह को बढ़ावा देना, त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। पक्षकार विधिक सहायता, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यही बात सही है क्योंकि ये साक्ष्य और प्रक्रिया नियमों को सरल बनाता है। कुटुंब न्यायालय किसी विवाद को प्रभावी ढंग से निपटा सके, यह केवल उस न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है, लोअर कोर्ट में नहीं। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी बच्चे, आपकी सही हो जाएंगी। पहला दूसरा दोनों सही हैं, ठीक है, सही आपसे पूछा है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर स्टेटमेंट, फिर ऑप्शंस देखेंगे। न्यायालय के अवमानना से संबंधित उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कि आपका पहला है, उच्चतम न्यायालय के पास अपने अवमानना के साथ साथ अन्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालय के अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति दी गई है। संविधान का आर्टिकल 129 कौन सा है, आर्टिकल 129 जो है वो उच्चतम न्यायालय को अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति को रेखांकित करता है। ये आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो वो दे सकता है क्योंकि 1991 में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपने पास न केवल बल्कि पूरे देश में कार्यरत कर रहे उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या अन्य न्यायालयों को भी अवमानना के दंडित दे सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो पहला सही है। दूसरा, भारत के संविधान के तहत तो न्यायालय के अवमानना को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। देखो
इसमें कोई ऐसे स्पष्टता यहाँ पर सुनिश्चित नहीं की गई है, बल्कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 में इसको परिभाषित किया गया है, संविधान में नहीं। ठीक है, जहाँ पर संविधान है तो कई ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं। न्यायालय का अवमानना केवल दंडिक मामलों के विरुद्ध ही लागू हो सकता है। देखो, अगर हम देखें तो इसमें दोनों तरीके का होगा। ठीक है, दोनों तरीके का, एक सिविल मामला होगा, दंडिक मामला, दोनों में होता है। ठीक है, तो ये गलत है। तो कहना सही है, इसमें पूछा है केवल कितने सही है ना, तो कितने सही है, केवल एक ही इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे हैग एपोस्टल कन्वेंशन, हैग एपोस्टल कन्वेंशन शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ए, यह सशस्त्र संघर्षों के दौरान सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश स्थापित करने हेतु किया गया एक समझौता है। बी, यह देशों के बीच में न्यायिक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया गया एक प्रोटोकॉल है। सी, यह सदस्य देशों में शैक्षणिक योग्यता को मानकीकृत करने के एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। डी, यह सदस्य देशों में विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों के उपकरण या उपयोग के लिए उन दस्तावेजों के वैधीकरण को सरल बनाने के लिए की गई एक संधि है। तो वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर देखो, इसको बोलते हैं हैग एपोस्टल कन्वेंशन। यह भी चर्चाओं में रहा है। क्यों चर्चाओं में रहा है? क्योंकि इसका जो उद्देश्य रहा है कि सदस्य देशों में विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों के उपयोग के लिए दस्तावेजों को वैधीकरण करने में सरल बनाने की गई एक संधि के रूप में इसको जाना जाता है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 5 अक्टूबर 1961 को कन्वेंशन ने विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों को आगे लाया था, तो इसको भी आपको ध्यान में आपको रखना है। और हाल ही में क्या हुआ था, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि भारत को एपोस्टल कन्वेंशन का सदस्य होने के कारण विदेशी एपोस्टल प्रणाली दस्तावेजों को स्वीकार करना चाहिए था। तो उससे जुड़ा हुआ एक मामला ये रहा है, तो इसलिए चर्चाओं में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा अच्छा और सॉलिड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आमतौर पर विधिक निर्माण कैसे होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका राइट आंसर तो आप दें कमेंट्स में, तो बड़ा मजा आए। भारत में तो इनडायरेक्ट लोकतंत्र है। सार्वजनिक परामर्श के बाद निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा। बी, नागरिकों को प्रत्यक्ष मत के द्वारा। सी, न्यायिक डिग्री के द्वारा। और डी, राष्ट्र प्रमुख के निर्णय द्वारा। बताएं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में केवल जन्म से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। ऐसा नहीं है, केवल नहीं, ये गलत है। दूसरे में कह रहे हैं अमेरिका में जन्म से या देशीकरण रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं। देखो, अमेरिका में केवल जन्म से ही होगा। ठीक है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसके विपरीत हो जाएगा, नहीं। तो ये दोनों गलत है। यहाँ पर इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा सही तो दोनों गलत है। नेक्स्ट ये पूछा गया आपसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर और एनसीआर पूछा जाता है ना आपसे। नेशनल जो रजिस्टर है सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 का पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? एनआरसी का मुद्दा, तो एनपीआर भी ये है। तो उसके बारे में पूछा। पहला, इस रजिस्टर में केवल भारतीय नागरिकों का नाम शामिल होता है। जरा बताओ मुझे, क्या इसमें भारतीय नागरिकों का इसमें देश में सामान्य निवासियों का नाम शामिल होता है? क्योंकि पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो सामान्य इसमें क्या होता है, सामान्य देश में निवासियों का नाम शामिल होता है। ठीक है, तो ये गलत है। एनपीआर डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक्स विवरण भी शामिल होता है। देखो, इसमें जनसांख्यिकी के साथ साथ, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955, क्योंकि आधार कार्ड आ गया तो भाई डेटाबेस पर आधे, तो बायोमेट्रिक भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ये इसमें सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। पूछा था कौन सा ये से सही है, तो आपको हो गए बी सही है, पहला इसमें गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ेपन की पहचान के लिए मंडल आयोग की नियुक्ति पीवी नरसिम्हा राव के प्रतिनिधित्व काल में की गई थी। देखो, ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में, क्योंकि केंद्र सरकार 1978 में इसको लाया गया था। अध्यक्ष थे वदनशेश्वरी, पार्टी सरकार में चुकी थी ये प्रसाद मंडल के नाम पर। ठीक है, और उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 1991 में बने थे। ठीक है, तो 97% सीटें उन्होंने फिक्स कर दी। फिर 19 अगस्त में आप देखोगे मोर्चा सरकार बनी थी, तो मंडल आयोग की वहाँ पर रही थी। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि संविधान का फिर 93वां संविधान संशोधन हुआ,
है कि नहीं। तो पहला वाला इसमें गलत है। दूसरा इसमें स्टेटमेंट एकदम सही है। आज 27% का आरक्षण है, 93 संविधान संशोधन ओबीसी के लिए, ठीक है, यहाँ पर 97% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला इसमें गलत है, ठीक है, सही पूछा है तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। देखो मैं एक तराजू बना देता हूं, आपको इससे पता चल जाएगा। दो पल्ले बना रहे हैं, एक पल्ला ऊपर उठ रहा होगा, ठीक है। ये क्यों ऊपर उठ रहा है, क्योंकि इसमें वजन कम है और इसमें वजन ज़्यादा है। तो शक्ति किस में ज़्यादा है, संघ में ज़्यादा है। तो जहाँ पर एकात्मक शक्ति, जहाँ पर मजबूत होता है संघ, ठीक है, एक मतलब कि केंद्र सरकार। संविधान की कठोरता, देखो संविधान की कठोरता, अगर संविधान का लचीलापन होता है ना तो उससे संविधान में अमेंडमेंट करना आवश्यक हो जाता है। संविधान की कठोरता संघात्मक है, ये तो गलत है। राज्यों के विधेयकों पर वीटो, बिल्कुल राज्य के विधेयकों पर वीटो हो जाना एकात्मक हो जाता है, फिर वहाँ पर केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व में असमानता, देखो ये तो संघात्मक स्तर की बात करेगा, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी एकात्मक की तरफ जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी एकात्मक की तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये सब एकात्मक की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो पहला इसमें गलत है, पहला गलत है तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब में ए दिया हुआ है। राइट आंसर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एकल संविधान का लचीला होना, राज्य प्रतिनिधित्व में असमानता होना, आपातकालीन निर्बंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। इस सब के अलावा एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, राज्य सूची पर कानून बनाना, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन आयोग, इन सब के अलावा राज्यों के विधायक वीटो पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1 सेकेंड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 99 नंबर। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा गया है। डोमेनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 1947 में की गई थी। देखो अगर आप देखें, सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई थी, ये कह रहे हैं 47 में। डोमेनियन विधानमंडल की बात यहाँ पर की गई है। तो आप देखोगे पहली जो थी 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 19 को, फिर 13 दिसंबर 19 को। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं थे, VN राव थे। कौन थे, VN राव थे, जो पेशे से वकील भी थे, ठीक है। ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा। देखो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके समय के बाद में भी कई ऐसे छोटे बड़े कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय थे जो इसके सदस्य बने थे। तो ये पूछा है सही नहीं है, तो तीनों सही नहीं है, इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा सही नहीं पूछा है ना आपसे, यही कह रहे हैं ना सही नहीं है, तो आपको हो गए महोदय इसमें तीनों सही नहीं है, सभी गलत हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत और अन्य देशों में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघवाद मतलब कि जहां पर शक्तियां बराबर और इक्वल दिखाई देती हों केंद्र और राज्यों में। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुसरण करता है, जिसे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं। देखो भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन किया हुआ है, पूछा गया है। भारत में केंद्र के पास है और अमेरिका में क्या है ना, राज्यों के पास है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं, शक्तियों के विभाजन की वर्तमान प्रणाली के विपरीत भारत सरकार अधिनियम 1935 में केवल संघीय और प्रांतीय शक्तियों का प्रावधान किया गया है। देखो क्योंकि उसमें खासतौर पर त्रिस्तरीय महत्व के मामलों को रखा गया है। आप देखोगे त्रिस्तरीय मामले ना, एक होता है शक्ति जो रखी गई है, शक्तियों का विभाजन 3 स्तर पर है, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। और ये क्या कह रहे हैं, संघीय और प्रांतीय स्तर पर रखा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, केवल 1 और 2, बी सी, सॉरी केवल 1 बी, केवल 2 सी, 1 और 2, डी ना तो 1 नहीं। तो वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर है 100, फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर देने का प्रयास आवश्यक रूप से कीजिएगा। ये इसके ऑप्शंस स्टेटमेंट हैं। तो प्यारे बच्चे, आज आपका विजन IAS का जो टेस्ट नंबर 9 था पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में हम इतना ही रहने देंगे।
आपको क्लास कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य रूप से बताइएगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो दृष्टि आइज का टेस्ट हम लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक आवश्यक रूप से कीजिएगा, सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। जिसका आंसर मैंने पूछा है उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में मुझे आपसे चाहिए। मन लगा के रिवीजन करते रहेगा। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट किसी पार्ट में, नेक्स्ट किसी टेस्ट में, नेक्स्ट किसी क्लासेस में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।